Assalamu alaikum, sir. As our topic is how to write your thesis. A thesis is an idea or theory that is expressed as a statement and discussed in a logical way. A thesis is a long page of writing based on your own ideas and research that you do. As I start reading the document, I get some basic and important information related to thesis. The first part is thesis structure. It gives me a knowledge about some basic rule to write thesis and how to represent the thesis to attract the reader. First part is title page. It actually consists all the basic information related to yourself, just like author, institution, department, यानी कि वो तमाम information जो आपसे related है या आपको define करती है. And the next part is abstract. Abstract is the summary of the whole thesis. It presents all the major elements of your work in highly concise form. एब्स्ट्रैक्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर लाजमी इंक्लूड होने चाहिए, जैसा कि आपने जो टॉपिक अपनी रिसर्च के लिए चूज़ किया है वो क्या है, उसको चूज़ करने की रीज़न क्या है और आपने उसे क्यों चूज़ किया है, आप उसे किस तरह उस पर वर्कआउट करेंगे एंड व्हाट डिड यू लर्न, और आपने ये जो टॉपिक चूज़ किया है आपको उससे क्या लर्न करने को मिलेगा एंड व्हाई डज इट मैटर, और ये टॉपिक ही मैटर क्यों करता है कि आपने इस पर रिसर्च की कि आखिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये सब इन तमाम क्वेश्चन के आंसर एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड होने चाहिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स. इट कंसिस्ट ऑल द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स विद पेज नंबर्स फॉर द इजीनेस ऑफ रीडर. यानी कि हर चीज़ जो आपके थीसिस में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इंक्लूड होंगी ना, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो सारी की सारी इंक्लूड कर देंगे ताकि अगर जो रीडर है उसे आसानी रहे, वो किसी भी टॉपिक पे उसे डायरेक्ट जाना हो तो वो इजीली जा सके. देन द नेक्स्ट पार्ट इज लिस्ट ऑफ फिगर्स विच इज आल्सो फॉर द इजीनेस ऑफ द रीडर. यहाँ पे क्या होता है कि आपकी थीसिस में जितनी भी फिगर्स हैं आप उन सबको क्या करते हैं कि आप उन सबकी ना उन सारे फिगर्स को कुछ नंबर्स असाइन कर देते हैं कि हाँ ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है. और लिस्ट ऑफ फिगर्स में आप ये लिख देते हैं कि फिगर 1 जो है वो पेज नंबर 29 पे है. इस तरह से आप इनको लिस्ट कर देते हैं ताकि कोई भी फिगर आपको डायरेक्ट चाहिए हो तो आप उसी पेज पे जाएं और आपको मिल जाए. देन द नेक्स्ट पार्ट इज लिस्ट ऑफ टेबल्स. यहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी टेबल्स हैं आप उसको क्या करते हैं, उसको नंबर असाइन कर देते हैं और इजीली आपको अंदाजा हो जाता है कि टेबल 1 कौन से पेज पे है, टेबल 2 कौन से पेज पे है, जस्ट लाइक लिस्ट ऑफ फिगर्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन. यू मस्ट इंक्लूड सम बेसिक इंफॉर्मेशन इन दिस पार्ट. अ हुक एट द बिगिनिंग टू अट्रैक्ट द रीडर. आपने अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करना है कि वो आपके थीसिस को स्टडी करें. हुक इसका ये मीनिंग है कि आपको ऐसा साइंटिफिक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, कोई ऐसी बात लिख देंगे कि आपका जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो आपके थीसिस की तरफ कि वो उसको फुली स्टडी करें. देन यू शुड इंक्लूड प्रीवियस रिसर्च एंड आइडियाज फर्स्ट. आपने प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में लिखना है और वो वाला आइडिया जो इस फील्ड में सबसे पहले दिया गया था, एंड द मोस्ट रिसेंट वर्क, और जो रिसेंटली जो इस फील्ड में वर्कआउट हुए हैं आपने उसके बारे में लिखना है. एंड द रीज़न वाई मोर वर्क वाज नेसेसरी. और आपने इंट्रोडक्शन में ये रीज़न लिखनी है कि आखिर आपने ये जो रिसर्च टॉपिक लिया है इसकी आपको ज़रूरत क्यों थी, यानी कि आपको क्या इसमें ऐसी कमी लगी जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक चूज़ किया है रिसर्च के लिए. इट इज़ ऑब्वियस वेयर इंट्रोडक्टरी मटीरियल एंड्स एंड योर कंट्रीब्यूशन बिगिंस. इंट्रोडक्शन में ना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप कहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन का जो पास्ट मटेरियल है उसे कंप्लीट करके अपनी न्यू जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं. और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो फोकस्ड होना चाहिए आपके थीसिस के क्वेश्चन पे, यानी कि आपने जो क्वेश्चन उठाया है आपका इंट्रोडक्शन उस पर फोकस्ड होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स. This part contains the scientific material. It means calculation, procedure and plots etc. and all information needed by another researcher to replicate your work and must contain enough information provided about all instruments used. मेथड्स में ना आपने एक तो ये है कि आपने जो
सारा मटेरियल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, थ्योरी लिखनी है। यानी कि आपने जो रिसर्च के लिए, अगर जैसे कि अगर कोई फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने कोई प्रैक्टिकल जो उनका लैब वर्क है वो सारा वो मैथड्स में इंक्लूड करते हैं। हमारा जो मैथ है, हम इसमें हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो मैथड्स में आके इंक्लूड होती हैं। हम कौन सा मैथड रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, हम उसकी थ्योरी, हम उसके बारे में सारा मैथड्स में लिखते हैं, और हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी भी मुकम्मल नॉलेज हम अपने इस पार्ट में लिखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका मेथड इतना कंप्लीट होना चाहिए कि अगर आपके बाद कोई रिसर्चर उसी फील्ड पे वर्क करता है तो उसको हर चीज़ कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो सके आपके मेथड को स्टडी करके। इसके अलावा आप अपने इक्विपमेंट की कंप्लीट नॉलेज देते हैं इस पार्ट में, और आपका जो लेबॉरेटरी का एनालिसिस है वो भी कोई रेप्लिकेट कर सके अगर वो बाद में यूज़ करता है तो। And then the next part is result. The result are actual statement of information. Here you write down the results of your experiment in statistic form, including tables and graphs. Key result should be stated in clear sentences. Result जो है ना, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो आप इस पार्ट में वो रिजल्ट लिखते हैं, लेकिन आपने इसमें उसे इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं करनी। इसका ये मतलब है कि आपने अपने रिजल्ट को डिस्कस नहीं करना। यानी कि आपने रिजल्ट सिंपल लिख दिया, आपने ऑब्जर्वेशन लिख दिए, आपने टेबल्स बना दिए, ग्राफ्स बना दिए, दिस एंड दैट, लेकिन वो जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है ना, कि आपने रिजल्ट को जो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि इसको हम अगर इस रिजल्ट को इस वे में देखें, इस वे में देखें, तो आपने वो वाला काम इस पार्ट में नहीं करना। आपने जस्ट रिजल्ट लिखना है, आपने ऐसा यूनिट्स को यूज़ करना है, आपने क्या करना है। हाँ, इसमें एक पॉइंट है लास्ट में कि आप जो रिजल्ट को लिख रहे हैं ना, की रिजल्ट यानी कि जो बेसिक रिजल्ट है वो बहुत क्लियर सेंटेंस में होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक्स हैड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद वाई। ये लाइन ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि दूसरी लाइन में क्या है कि उन्होंने सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आया पॉजिटिव है या नेगेटिव, जबकि फर्स्ट में उन्होंने बता दिए। तो आप क्लियर लाइन्स यूज़ करते हैं अपने रिजल्ट के लिए। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिजल्ट वर्सेस डिस्कशन सेक्शन। इसमें उन्होंने क्या किया कि क्वारटाइन योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर इंटरप्रिटेशन, कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी इंटरप्रिटेशन से अलग रखना है। यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन को रिजल्ट में डिस्कस करना है, जबकि आपने इंटरप्रिटेशन को अपने डिस्कशन सेक्शन में डिस्कस करना है। उन्होंने बताया कि काफ़ी बार हमारी जो ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन की लाइन्स है ना, जो रीडर या जो ऑथर है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आखिर कहाँ पे हमारा जो राइटर है वो ऑब्जर्वेशन की लाइन्स लिख रहा है और कहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन की लाइन्स लिख रहा है। तो कुछ राइटर्स क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसी फ्रेजेस यूज़ करते हैं जैसे कि वी इन्फर दैट। इससे क्या होता है कि वो इस चीज़ को बता देते हैं कि यहाँ पे हम आके एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो गए, यानी कि यहाँ पे आके हम इंटरप्रिटेशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कशन. This part should be a brief essay in itself. Here you interpret your result by writing relationship, trends and pattern. Here agree and disagreement means that your result totally changed the previous work or just the improvement. यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने एक फील्ड में जो रिसर्च किया है किसी भी काम में, आपने उसकी जो प्रीवियस रिसर्चेज है उससे आपका रिजल्ट किसी भी तरह रिलेट करता है आया कि आपका जो रिजल्ट है वो उसको एग्री है कि डिसएग्री। यानी कि हो सकता है कि पिछले रिजल्ट में अगर एक चीज़ की स्लोप को नेगेटिव कहा गया है तो आपका रिजल्ट उसकी स्लोप को पॉजिटिव दे रहा है, तो इससे आपकी डिसएग्रीमेंट हो जाएगी अपने प्रीवियस रिसर्च के साथ। एंड देन डिस्कस सेवरल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर रिजल्ट, नॉट जस्ट अ फेवरेट वन। यानी कि आपने रिजल्ट लिख दिया लेकिन उसके बाद आपने उसकी तमाम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप डिस्कशन पार्ट में आके इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी तमाम पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन है ना आपने वो देनी है। क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हम मैथ में स्टडी करते हैं, कि किसी भी चीज़ का एक फेस अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ से अलग से नज़र आएगी, जबकि दूसरे फेस से उसका अलग मीनिंग होगा। तो इसी तरह आप अपने रिजल्ट के तमाम फेसेस को डिस्कस करते हैं। मस्ट इंक्लूड द एविडेंस और लाइन ऑफ रीजनिंग सपोर्टिंग द ईच इंटरप्रिटेशन। जब आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आप हर बात के साथ ना कुछ एविडेंस देंगे, कुछ ऐसी लाइन ऑफ रीजनिंग, यानी कि बिना
रीज़न के, तो आप बिना रीज़न के आप कोई भी बात कर देंगे तो आपकी रिसर्च कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो आपको साथ फुली अपने एविडेंस देने हैं ताकि आपकी रिसर्च कंप्लीट हो। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट वेयर यू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंट रिजल्ट। आपने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आया ये जो रिजल्ट आया है इसकी प्रेजेंट टाइम में कितनी इंपॉर्टेंस है, या इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है। यानी कि अगर उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं तो आपका तो थीसिस किसी काम का नहीं है ना। तो आपने इस चीज़ को बताना है कि प्रेजेंट टाइम में आपका रिजल्ट कितना बेनिफिट है। एंड देन यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसा कि what is the implication of the present result for other unanswered questions in earth sciences, ecology, environment, policy, etc। हमें पता है कि साइंस जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है, यानी कि फिजिक्स आपस में फिजिक्स और मैथ का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो हमारा जब कोई रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम चलते हैं साइंस में चल रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट किस प्रॉब्लम से रिलेट करता है या किसको आंसर करता है। यानी कि हो सकता है किसी प्रॉब्लम का हमारा रिजल्ट सोल्यूशन हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अपने डिस्कशन पार्ट में लिखना है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज कंक्लूजन। इन दिस पार्ट यू शुड इंक्लूड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने एक बात लिखी है कंक्लूजन में कि अगर आप अपने रीडर से, यानी कि जिसने आपका थीसिस स्टडी कर लिया, आप उससे 6 मंथ के बाद मिलते हैं, तो कोई ऐसी लाइन जो उससे याद हो, यानी कि आप उससे 6 मंथ के बाद मिलते हैं तो आपके थीसिस में ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग लाइन है जो उसको 6 महीनों के बाद भी याद है। तो आपने वो लाइन, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन अपने कंक्लूजन में ऐड करनी है। और आपने कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं करना जो आपने पहले इंट्रोडक्शन या डिस्कशन में लिख दिया हो। और आपने अपने कंक्लूजन में ये चीज़ बतानी है कि आप कौन से न्यू ऑब्जर्वेशन में, कौन सी न्यू इंटरप्रिटेशन तक पहुँचे हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिकमेंडेशंस where you give direction for future investigation। क्या होता है कि आप कुछ डायरेक्शन दे देते हैं, यानी कि आप बता देते हैं कि हाँ इस बुक्स को अगर आप रेकमेंड कर देते हैं, कुछ वेबसाइट्स को आप रेकमेंड कर देते हैं कि अगर फ्यूचर में इसी टॉपिक पे दोबारा रिसर्च की जाए तो कहाँ से हेल्प ली जा सकती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एक्नॉलेजमेंट्स। इसमें क्या करते हैं कि एडवाइजर्स एंड एनीवन हु हेल्प यू, आप इसमें उनके बारे में लिखते हैं कि जिसने आपको किसी भी तरह से हेल्प आउट किया हो, जैसे कि टेक्निकली इंक्लूडिंग मटेरियल सप्लाईज के। आपने अगर फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वो जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कौन ये मटेरियल पहुँचाता है, यानी कि लैब से रिलेटेड। देन इंटेलेक्चुअली आपके एडवाइजर्स, यानी कि जो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी करते हैं। एंड फाइनेंशली, यानी कि आपका डिपार्टमेंट हो गया, आप अगर आपने कहीं से स्कॉलरशिप लेके कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिख देंगे दिस एंड दैट। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज रेफरेंसेस। हियर यू राइट ऑल द साइट्स, बुक्स, कंसल्टेंट फ्रॉम वेयर यू गेट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट एंड डाटा दैट आर नॉट योर। आपने आप रिसर्च करते हैं तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, आप बहुत सारी बुक्स को सर्च करते हैं। तो इस पार्ट में आप क्या करते हैं कि आप उन तमाम वेबसाइट्स के बारे में, आप उन बुक्स के बारे में लिख देते हैं कि आपने जहाँ जहाँ से हेल्प लिया, और वो डेटा आपका अपना नहीं है, आपने जहाँ से हेल्प लिया है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज अपेंडिसेस। इंक्लूड ऑल योर डाटा इन अपेंडिसेस। आपका अपना जो भी डाटा है या आप जो भी डाटा इंक्लूड करना चाहें आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। हम लोगों के जैसे बुक्स होती हैं मैथ की जो भी, उसमें एंड में हमारे पास दिए होते हैं अपेंडिसेस, यानी कि उसमें दिया होता है अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, डी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यानी कि वो रेफरेंसेस इंक्लूड करेंगे जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते। और उसके बाद आपने वो टेबल्स, कैलकुलेशंस और वो फिगर्स इंक्लूड करवानी है जिनकी जो लेंथ है वो आपके थीसिस के दरमियान में अगर आप ऐड नहीं कर रहे थे, यानी कि उनके पेजेस 1 या 2 से ज़्यादा हो रहे थे तो आपने उनको वहाँ पे ऐड नहीं किया, उन्हें आप अपेंडिसेस में आके ऐड करेंगे। जैसे हमारी बुक में काफ़ी जगह पे हमारे चैप्टर के दरमियान में लिखा होता है ना कि इस फार्मूले की फुल डेरिवेशन आपको अपेंडिसेस डी में मिलेगी या सी में मिलेगी। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं।